गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो ध्यानपूर्वक सुने और देखें और प्रश्नों के उत्तर देवे। सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपकी हिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है वह सारा आपको पाठ्यक्रम के बारे में कॉमन क्लास के अंदर बता दी गई है। और जिन कॉमन क्लास के अंदर जो चीज़ आपकी छूट गई है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आज आपका तीसरा वीडियो मैं आपको दे रही हूँ। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं और कितना आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको उसके बारे में पूरा ध्यान रखना है। अब इसके अंदर है कि सबसे पहला पॉइंट है, सबसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट ईमेल का उपयोग। वैसे तो आपको कॉमन क्लास के अंदर भी ये बता दिया गया है, लेकिन अभी आपको इसके अंदर जो पूरा नहीं बताया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऑनलाइन वार्ता के द्वारा संदेहों का स्पष्टीकरण। इसके अंदर ये है कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस होती है और छात्र अपनी शैक्षिक समस्याओं एवं संदेहों का समाधान अपने शिक्षकों एवं विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकता है। संदेह के समाधान के लिए वह मोबाइल फोन, ईमेल आईडी, फेसबुक एवं वीडियो चैट का उपयोग कर सकता है। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि छात्र अपने किसी अनुभव को प्रमाणित करने के लिए शिक्षक के साथ साथ किसी विशेषज्ञ का प्रमाणीकरण भी करता है। इस प्रकार की स्थिति विविध प्रकार के संदेहों को समाप्त करते हुए छात्रों को एक उचित एवं सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचाती है। वर्तमान समय में ऑनलाइन विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित करके छात्रों तथा विशेषज्ञों द्वारा अपने संदेहों का समाधान किया जाता है। ऑनलाइन ऑडियो वार्ता तथा वीडियो वार्ता वर्तमान समय में व्यापक रूप से चल रही है। इसके प्रमुख उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट देखिए, ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा संदेहों का समाधान प्राप्त करने पर छात्रों को एक आत्मसंतुष्टि एवं आत्मगौरव का अनुभव होता है, क्योंकि छात्र अपने तकनीकी ज्ञान पर विश्वास रखता है तथा वह यह जानता है कि प्रत्येक विषय से संबंधित समस्या का समाधान वह उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा कभी भी प्राप्त कर सकता है। उसमें पॉजिटिव जागरूकता आएगी, यानी सकारात्मकता पैदा होगी। दूसरा है, ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा समस्या का समाधान अपने आप में विश्वसनीय प्रमाणित होता है। इससे छात्रों का संदेह सदैव के लिए दूर हो जाता है, क्योंकि किसी विषय विशेषज्ञ से अच्छा समाधान कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, ऑनलाइन विशेषज्ञ द्वारा संदेह समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को विश्व स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय के विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है। जब छात्र राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता तो विदेशों में स्थित विशेषज्ञों के सेवा का लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, इस विशेषज्ञों द्वारा जो संदेह समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को विविध प्रकार के विचार एवं विविध प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। इससे एक ही विषय पर विविध विशेषज्ञों के विविध
छात्रों को संतुष्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन विशेषज्ञ द्वारा संदेश समाधान की प्रक्रिया में छात्रों द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव किया जाता है। इसमें छात्र द्वारा एक ही विषय पर उपलब्ध अनेक विशेषज्ञों में से उसका चुनाव किया जाता है, जो उसको सरल एवं बोधगम्य रूप में से प्रश्नों के उत्तर देता है। इस प्रकार शैक्षिक विकास की प्रक्रिया सरल एवं स्वाभाविक रूप से संपन्न होती है। नेक्स्ट है ऑनलाइन विशेषज्ञ द्वारा संदेश समाधान की प्रक्रिया छात्रों के साथ सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि ऑनलाइन प्रत्येक विषय एवं प्रत्येक क्षेत्र का विशेषज्ञ उपलब्ध होता है, तो छात्र को अपने प्रत्येक संदेह का समाधान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन विशेषज्ञ द्वारा संदेह समाधान की प्रक्रिया में छात्रों की रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि छात्र अपनी रुचि के विषय में गहनता से अध्ययन करता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन विशेषज्ञ द्वारा समाधान की प्रक्रिया में छात्र दूरदर्शन शिक्षा के बारे में पढ़ सकता है और वो अनेक विषय की परिचर्चा कर सकता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें जो भी आपको संदेह होता है, उन संदेहों को आप अच्छी तरह से पूछ सकते हो। ऑनलाइन से क्या समस्या है उसको पूरा कर सकते हो। उसके बाद है नवाचार। आजकल नवाचार शिक्षा विधियों का प्रयोग किया गया है। सामान्य रूप से नवाचार शिक्षा विधियों का कार्यक्रम करने में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता की आवश्यकता होती है। इंटरनेट के माध्यम से ही प्रत्येक शिक्षण विधियों का उद्यान किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक शिक्षण विधि जो भारत में प्रयुक्त होती है वह अमेरिका में भी देखी जा सकती है, तथा शिक्षण विधि अमेरिका में प्रयुक्त होते ही वह भारत में भी देखी जा सकती है। इसी प्रकार इंटरनेट की सहायता से शिक्षण विधियों से संबंधित सामग्री अपलोड करके शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इससे एक विशेष परंपरा का उदय होता है, क्योंकि सभी शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षण जगत के संबंध विद्वानों द्वारा जब किसी विधि में के नवीन स्वरूप को डाला जाता है तो इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित रूप से संपन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट और मेल का क्या संबंध होता है। जैसे इसके अंदर होता है ना इंटरनेट और मेल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो फर्स्ट इसका है ज्ञान के भंडार का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट एवं ईमेल का उदय होना शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण वरदान सिद्ध हुआ है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट एवं ईमेल के प्रयोग को निम्न बिंदुओं के आधार से स्पष्ट किया जाता है। पहला है किसी भी साहित्य सामग्री एवं किसी भी साहित्य सामग्री को पढ़ने के लिए साहित्य की इंटरनेट वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया को प्रभावी एवं सार्थक बनाया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विश्व में किसी भी विद्वान से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेट के माध्यम से
ईमेल भेजकर तथा ईमेल प्राप्त करके नवीन ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट के माध्यम से नवीन शोध कार्यों के परिणामों का ज्ञान प्राप्त करके उनका प्रयोग किया शिक्षण अधिगम सामग्री में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से विश्व स्तरीय आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट के माध्यम से नवीन शिक्षण तकनीक का ज्ञान होता है, यानी नवाचार का प्रयोग होता है करके उसको छात्रों के शिक्षण में प्रयोग किया जा सकता है। अब व्यावसायिक संगठनों का अभिकरण के साथ संलग्नता। व्यवसायिक जो अभिकरण है उसके लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं। इसके अंदर शिक्षा के कॉलेज, शिक्षा में उच्च अध्ययन, ये सारे किया जाता है। ये सारे मतलब सारे प्रयोग किए जाते हैं। इसके मतलब शिक्षा महाविद्यालय के कार्य होते हैं। उसके अंदर है, पहला है माध्यमिक शिक्षकों को तैयारी हेतु पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम बीएड को संगठित करना, अर्थात पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण करना। दूसरा है माध्यमिक शिक्षकों के लिए विषय 3 से 4 सप्ताह की अवधि तथा विशिष्ट विषय की कम अवधि सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को संगठित करना। कम अवधि के कार्यक्रम के अतिरिक्त कम से कम प्रति 5 वर्ष की सेवा के बाद एक विषय संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने एवं माध्यमिक विद्यालय में को प्रसारित तथा परामर्श संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, स्कूल शिक्षा में प्रयोग तथा नवाचार के कार्यक्रम को लागू करना, मूल्य आधारित शिक्षा, कार्यानुभव, पर्यावरण अभिनय आदि नवीन क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा अन्य सहायता प्रदान करना। व्यावसायिक संस्थाओं को सहायता देना। शिक्षा में सामुदायिक कार्य को प्रोत्साहन देना। उसके बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक संस्थान और शैक्षिक परिषद क्या क्या है, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की रूपरेखा के आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना करना प्रारंभ किया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षा शिक्षक के गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसका प्रमुख निदेशक होता है। यह परिषद अपने विभिन्न अंकों, अनुभागों आदि के सहयोग से कार्य करती है। परिषद राज्य के शिक्षा विभाग से संबंधित है और उसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला कार्य सेवारत शिक्षक शिक्षा का दायित्व राज्य परिषद पर डाला गया है। फिर है नेक्स्ट है, इसके लिए परिषद समस्त समस्त स्तरों की शिक्षा के कार्यक्रमों का नियोजन, पोषण, मॉनिटरी तथा मूल्यांकन करेगी। फिर इन कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व समस्त आवश्यकताओं का आकलन करेगी। इस आकलन के लिए
सेवारत शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में परिवर्तित उद्देश्यों, पाठ्यक्रम व्यवस्था आदि का अध्ययन करेगी। सेवारत शिक्षक शिक्षा के शिक्षकों के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक सामग्री तैयार करेगी। प्रमुख व्यक्ति के अनुस्थापन की व्यवस्था करेगी। इस मतलब कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति है और कौन कौन से है उसके बारे में वो पूरी व्यवस्था करेगी। इसके बाद ही भारतीय इतिहास संघ, इंडियन हिस्ट्री एसोसिएशन, भारतीय इतिहास संघ इतिहास विषय के उन्नयन के लिए स्थापित एवं महत्वपूर्ण संगठन है। इस संगठन में इतिहास शिक्षक को सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वह इतिहास के क्षेत्र में होने वाले प्रयोगों और अनुसंधानों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके तथा इतिहास विषय की निरंतर प्रगति में परिचित होता रहे। भारतीय इतिहास संघ एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और समस्त देश के शिक्षक उसमें सदस्यता प्राप्त अपनी व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि कर सकता है। इतिहास के जो शिक्षक होते हैं, संघ जो है वो क्या करते हैं कि अपनी सदस्यता प्राप्त करते हैं और जो भी प्रयोग उन बच्चों से करवाते हैं या कराए जाते हैं तो वो सारे प्रयोग उन बच्चों को बताते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर संघ का यह देश शिक्षक सदस्यता प्राप्त यानी इसके लिए व्यावसायिक कुशलता उसमें प्राप्त होती है और यह संघ ही सारे इतिहास के बारे में बच्चों को अवगत कराता है और उसको बताता है कि कैसे उनको आगे बढ़ना है। अब है राजस्थान इतिहास संघ। ये आपके ना हिस्ट्री का राजस्थान का पोर्शन जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर आता है कि यह कौन सा है कार्य है। जिस प्रकार भारतीय इतिहास संघ राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, उसी प्रकार राजस्थान इतिहास संघ राज्य स्तर पर कार्यरत एक प्रमुख संगठन है। राज्य स्तर पर यानी जैसे गवर्नमेंट केंद्रीय में भारतीय इतिहास संघ है, उसी प्रकार हर स्टेट के अंदर अलग अलग अपने अपनी भाषा अपने अपने जो भी कार्य है वो अलग अलग उन्होंने हिस्ट्री के संघ बना रखे। तो उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को राजस्थान के इतिहास के बारे में बता सके और उनको समझा सके। जैसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, उसी प्रकार राजस्थान इतिहास संघ राज्य स्तर पर कार्यरत एक प्रमुख संगठन है जो इतिहास संबंधी शैक्षिक क्रियाकलापों और गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। अब राजस्थान की जो भी गतिविधियां हैं उन सबको वो अच्छी तरह से देखता है और उसके बारे में उसे बताता है। और अगर नई नई जरूरी नहीं है कि केंद्र वाली गतिविधियां ही राजस्थान में हो, हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग गतिविधियां होती है। जिससे अपने यहाँ की जो गतिविधि है कि अपन राजस्थान संघ के अंदर जैसे मुखेटा वे कठपुतली के बारे में आपको बताया जाता है। यह राजस्थान के अलावा और कहीं भी नहीं होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि बालक चेहरे पर लगे बनावटी कागज के मुखौटों का पूरा ध्यान देता है। राजस्थान संघ के अंदर क्या क्या होता है। अब जैसे कठपुतली आज इस प्रकार के बनावटी मुखौटे बालक प्राय खेलते रहते हैं। आप देखते हैं नहीं बाहर जाते हो तो अपने चेहरे पर नई नई आकृतियाँ लगा देते हैं। उन आकृतियों से क्या है कि अलग अलग देश जैसे केरल में चले जाओ, साउथ में चले जाओ तो वहाँ के जो दर्शक होते हैं वो वैसे वाले मुखौटे लगाते हैं जो आप देखते हो और उसके बाद नृत्य करते हो। उसी प्रकार राजस्थान में भी एक कठपुतली
हमारे देश की प्राचीन लोक कला का विकास करती है। यानी एक कागज की कठपुतलियाँ बनाई जाती है और उससे पूरी कहानी आपको उनको बता करवा करके, कठपुतली का खेल करवा करके आपको पूरा अच्छी तरह से बता दिए जाते हैं। ये कठपुतलियाँ काठ, कुट्टी और कपड़े की बनी होती है। तार लगे और हाथ से इनका संचालन किया जाता है। लकड़ी की, कपड़े की और ऐसी बनती है और उस एक कागज से, एक धागे से बांध करके उसका प्रदर्शन किया जाता है और आपको बताया जाता है। अब जिसमें जैसे इसके अंदर देखो कागज के मुखौटे, यह मोटे कागज के चेहरे के आकार में बने होते हैं। इस कागज पर नाक एवं आँखों के स्थान पर छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि उन्हें चेहरे पर लगाकर सामने का दृश्य मुखौटे लगाने वाले को स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। इसके दोनों किनारों पर रबड़ का धागा पीछे सिर पर बांधने के लिए लगा दिया जाता है। इसके आगे अग्रभाग पर रंग से मुंह और आँख तथा नाक का अजीब सा चेहरा बना दिया जाता है। चेहरे पर हंसता हुआ, रोता हुआ, गंभीर एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शन किए जाते हैं। अब दूसरा है कुट्टी के मुखौटे। कागज की रद्दी को गलाकर उसमें मुल्तानी मिट्टी और गोंद मिला करके बनाया गया मुखौटा कुट्टी का मुखौटा कहलाता है। यह कागज की अपेक्षा भारी और स्थायी होता है। रंग भी इसमें पक्के भरे जाते हैं। इसमें रंग लाने की जगह नाक, मुख तथा आँखों को उभार कर बनाया जाता है। मुखौटे किस प्रकार से बनाए जाते हैं? ये सब राजस्थान की कला है। राजस्थान के इतिहास में ही ये सारे आते हैं। उसी के अंदर अलग अलग आकृति होती है। अब ये रबड़ या प्लास्टिक के मुखौटे, आजकल इस प्रकार के मुखौटे व्यापार दृष्टि से भी बनाकर बेचे जाते हैं। इनको हाथ से बनाने की अपेक्षा सांचों में से बनाया जाता है। इसको बनाने की विधि भी वही है, लेकिन इसके साथ साथ सांचे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रबड़ और प्लास्टिक का मुखौटा हाथ से नहीं बनाया जा सकता। इसमें रबड़ और प्लास्टिक का तरल पदार्थ उसके अंदर लिया जाता है। उसके बाद है दास्ताना कठपुतली। उंगलियों एवं हाथ से संचालित दास्ताना कठपुतली के विभिन्न प्रकार के खेल एवं नाटक किए जाते हैं। इसके लिए 3 तरह के बंद एवं छोटे सा मंच बनाया जाता है। आगे से बैठते हुए आदमी एवं हाथ के बराबर पर्दा लगा दिया जाता है और बैठ करके उस पूरी दास्तान कठपुतली के द्वारा बता दी जाती है। फिर है छठी कठपुतली, छड़ी कठपुतली। यह दास्तान कठपुतली के अनुसार ही है, लेकिन इसमें हाथ की जगह छड़ी से काम लिया जाता है। यह कपड़े की बनी होती है। इसके साथ साथ कटी का प्रयोग चेहरे बनाने के लिए होता है। जगह जगह रंग भी भरे जाते हैं। रुमाल कठपुतली, रुमाल के हाथ, इसमें हाथ से संचालित किया जाता है। इसका प्रचलन कम होता है। हमारे देश में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ अनेक शहरों में कठपुतलियाँ बनाई जाती है। तो राजस्थान संघ के अंदर ये देखा जाता है कि वह किस प्रकार से सामने आ रहा है और क्या नई चीज़ें दिखती हैं। अब जैसे आप साउथ में चले जाओगे तो वहाँ के अलग अलग मुखौटे आपको सामने आएंगे। तो राजस्थान संघ में ये सारा काम होता है। उसी तरह से राजस्थान संघ में सारा कार्य होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान संघ में कंप्यूटर के द्वारा भी ये खूब सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अब नेक्स्ट है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसके अंदर है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार परिषद की स्थापना सामाजिक विज्ञान के अनुसार कार्यों के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1969 में की गई थी।
यह परिषद सामाजिक विज्ञान विषय में किए गए अनुसंधानों की प्रगति और समीक्षा के लिए कार्य करती है तथा मतलब विषय विज्ञान संबंधी विषय के सामाजिक विज्ञान संबंधी विषय पे यह परिषद कार्य करती है और अनुसंधानकर्ताओं को सुझाव और सलाह भी देती है। जो भी अनुसंधान करता है, जो एक्सपेरिमेंट करता है, उसको यह सलाह दी जाती है कि उन्हें कैसे करना है। यह सामाजिक अनुसंधान को प्रायोजित करती है, यानी उसका जो भी संधान किए जाते हैं उसका प्रायोजन करती है और विभिन्न स्थानों की सहायता करती है। मतलब अलग अलग संस्था बनाई जाती है और उनकी सहायता करती है। साथ ही अनुसंधान के क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। अनुसंधान क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में कार्यरत संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों को कार्यक्रम के संगठन में संस्थाओं और व्यक्तियों को आर्थिक सहायता भी देते हैं। इससे क्या है, सरकार क्या करते हैं, जो संगठन बनाए गए हैं और जो भी ये संस्थाएं बनाई गई है उसमें पैसा तो खर्च होता है। पैसा खर्च होता है तो क्या हुआ कि सरकार उनको आर्थिक सहायता यानी पैसा प्रदान करती है तथा इच्छुक संगठन एवं व्यक्तियों को, इच्छुक संगठन जो भी संगठन इसमें इंटरेस्ट लेना चाहता है और व्यक्तियों को जो भी लोग उसके अंदर प्रशिक्षण सुविधाएं विभिन्न तकनीक का ज्ञान प्रदान करते हैं, जो भी लोग इसके अंदर का ज्ञान प्रदान करते हैं, सुविधाएं लेते हैं, विभिन्न तकनीकी का ज्ञान प्रदान करते हैं, उन सबको क्या करते हैं, आर्थिक सहायता दी जाती है और पूरा किया जाता है। इस प्रकार यह परिषद सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये सामाजिक विज्ञान केंद्र में ये संस्था बहुत अच्छी तरह से कार्य करती है। समाज के लोगों को इसके बारे में सब कुछ बताती है और उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बताती है। एक शिक्षक को इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक जो शिक्षक होता है उसके बारे में उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पूरे जो भी अगर उसको पूरी जानकारी होगी तभी तो वो वहाँ पढ़ा पाएगा। अगर उसको खुद को ही नॉलेज नहीं होगी तो वो इस परिषद में, अनुसंधान परिषद में क्या बच्चों को बताएगा। इसलिए बच्चों को बताने के लिए पहले शिक्षक को पूर्ण रूप से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसे सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जान सकेगा और अच्छी तरह से कर सकेगा। इसलिए इसको पूरा शिक्षक के ऊपर ही दिया गया है। तभी वह अपने सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है और व्यावसायिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यानी यह शिक्षा परिषद है तो अनुसंधान परिषद है, उसके अंदर व्यावसायिक रूप से भी वह अच्छी तरह से, अगर अच्छी तरह से उसने इस परिषद परिषद में काम किया तो जो भी विद्यार्थी इसके बारे में सीख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अधिक से अधिक उसको व्यवसाय मिलेगा। अच्छी नॉलेज अगर आप उसको दोगे तो उसके अंदर पूरी अच्छी मतलब नॉलेज मिलेगी तो क्या होगा कि वह आगे जा कर के नौकरियों में भी अच्छी तरह से अपना भाग ले सकते हैं और हर जगह उनकी क्या होगी, इस सब जगह उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। इस तरह संघ के माध्यम से शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य सद्भावना विश्वास की स्थापना भी की जा सकती है। इस शिक्षण संस्था में अभिभावक भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उसमें भाग लेंगे, जिससे क्या होगा कि वह अच्छी तरह से बच्चे पढ़ सकें। समय समय पर विभिन्न बैठकों का आयोजन करना भी पड़ेगा, जिसमें परिषद ने जो भी बैठक की है उसके अंदर क्या सिखाया है और क्या बच्चों को दिया है उसके बारे में भी बता सकेंगे। विद्यालय समाज
के मध्य घनिष्ठता स्थापित ये परिषद करती है। घनिष्ठता स्थापित करती है। समय समय पर विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम संचालित भी करती है। इस तरह से यह भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद पूरी तरह से आपको बताया सब कुछ सिखा देगी। इस प्रकार आपका ये टॉपिक मैंने आपको आज ख़त्म कर दिया है। अब मैं आपको बता दूँ, सेशनल बनाओ तो आप उसके फ़ोटो वगैरह भी लगा दो और उनको अच्छी तरह से काम में लो और अच्छी तरह से पढ़ करके सेशनल बनाना। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू।